हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पर हम लोग ने शुरू कर दिया था हमारे 12th केमिस्ट्री के क्लासेस। ठीक है, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। एक चैप्टर कंप्लीट किया है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, दैट इज सॉलिड स्टेट फर्स्ट वाला लेसन। और आप लोगों की डिमांड पे हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, लेसन नंबर 10। सही है, तो इसके भी काफी सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। जैसे देखो ये लेक्चर नंबर 8 है, तो मतलब इसके पहले ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो जरूर से उन लेक्चर्स को देखिएगा। सही है, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है पहले भी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, अगर आप उसे एक ऑर्डर में देखो, लाइन से देखो, लेक्चर बाय लेक्चर देखो, तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आती है। ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को केमिस्ट्री एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ा सकूँ। सही है, चलो हैलोजन डेरिवेटिव हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हमारा SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था। बहुत सारे रिएक्शंस भी हम लोग ने वहां पर लिए थे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स पढ़ने हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। एक बात और बता दूं कि आप लोग को केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, अगर आपको मैथ्स पढ़ने हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2, तो उसके सारे के सारे चैप्टर्स हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, मैंने ही बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। अगर आप नए बच्चे तो उनको बता रहा हूँ अगर जो बच्चा नया है उसको बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स वीडियो देखने हैं, फिजिक्स के लेक्चर वीडियो देखने हैं जो कि हमारे संजीव सर ने लिए हैं, अगर आपको मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, जो कि हमारे नौशाद सर और राहुल सर ने लिए थे, तो आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक है, हमारे चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, तो वहां पे आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, जहां पे लेसन वाइज आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सही है, तो अपने बायोलॉजी को भी स्ट्रांग करिए। ठीक है, अपने फिजिक्स को भी स्ट्रांग करिए, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स को भी स्ट्रांग करिए, अपने मैथ्स को भी स्ट्रांग करिए, और केमिस्ट्री तो मैं आप लोग को पढ़ा ही रहा हूँ। चलेगा, तो बच्चों चालू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। ठीक है, चलो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जरूर से आ जाना, कोई भी डाउट होता है तो जरूर से, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पर आके मेरे साथ कनेक्ट जरूर से हो जाना, ये मेरी आईडी। चलो, तो शुरू करते बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई प्रकार के हमको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे SN1, SN2, SNI, SNAR। सही है, तो बड़े सारे प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, बताऊंगा मैं आप लोग को। चलो आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आएंगे SN1 रिएक्शन पे। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था आप लोग को। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है तो पिछले वाला लेक्चर देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है बच्चों जहां पर आप एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हो, चेंज कर देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास है एक कंपाउंड RX, ठीक है, और आपने डाल दिया OH, तो OH क्या करेगा भैया, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। सही है, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका ROH, और यहाँ पे आपका X निकल जाएगा। सही है, तो अगर एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, रिप्लेस कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई सारे अलग अलग प्रकार की होती है, कई सारे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, फिर एक और होती है बच्चों SNI रिएक्शन। ठीक है, SNI रिएक्शन, और एक होती है SNAR रिएक्शन। सही बात है, तो ये 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं SN में, जहां पर हमको और ये सिर्फ 2 ही पढ़नी है। ठीक है, हमको ये 2 ही पढ़नी है, और भी होती, सिर्फ 4 नहीं होती, और भी कई तरीके की SN रिएक्शंस होती हैं, पर अभी हम लोग को सिर्फ ये 2 ही रिएक्शंस पढ़नी है इन चारों में से। सही है, SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। SNI का फुल फॉर्म क्या होता है,
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, सही है, और SNAR मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड, सही बात है। तो ये 4 प्रकार के मोटा मोटा आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से हमें ये 2 रिएक्शन हमें हमारी सिलेबस में दिए हुए हैं 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है। अगर आप पिछला टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे, जब सिलेबस चेंज हुआ था ना उसके पहले का टेक्स्ट बुक, तो उसमें SNI रिएक्शन भी इंक्लूडेड था, हल्का सा SNI का भी वहां पर कुछ चीजें बताई गई थी, सही है, ठीक है, समझ में आई बात। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर है, पर अभी हमको ये नहीं पढ़ना। अब देखो आपकी बुक में ना सबसे पहले SN2 रिएक्शन दी हुई है, पर सबसे पहले SN2 रिएक्शन पढ़ना गलत होगा। सबसे पहले आपको SN1 रिएक्शन समझनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप SN2 के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग बच्चों SN1 रिएक्शन को सीखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो का टाइटल ही होगा SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले SN1 रिएक्शन को ही हम लोग समझेंगे, सही है, ठीक है। देखेंगे क्या होता है SN1 रिएक्शन में, उनके मैकेनिज्म्स को समझेंगे, आखिरकार कैसे मैकेनिज्म फॉलो होता है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस को, सही है। तो इन सारी चीजों को डिटेल में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो उसके अंदर SN1 या SN2 ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। इट इज मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, ठीक है। इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 और SN2, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। कभी SN1 आ जाएगा, कभी SN2 आ जाएगा, कभी SN1, समझ रहे हो, तो अल्टरनेटिवली चलता रहता है, सही है। तो आपको बहुत ही आराम से ध्यान से एक एक स्टेप्स को पढ़ना है, सही है बच्चों। तो SN1 रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, कार्बोकटायन क्या होता है। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कार्बोकटायन के बारे में, पर कुछ को नहीं पता होगा, सही है। तो मैं उनको बता देता हूं कार्बोकटायन क्या होता है और प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, एंड देन वी विल जंप ऑन SN रिएक्शंस। देखो नाम से हमको पता चल रहा है कार्बो का मतलब होता है आपका कार्बन, और कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों आपके कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया, सॉरी आपके कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लग गया तो वो कहलाएगा कार्बोकटायन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब लगेगा भैया, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, सही है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन तभी डोनेट करता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्वाइन हो। जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्वाइन हो तभी वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पे मजबूर हो जाता है। वो करना तो नहीं चाहता, कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता ना बच्चों, पर वो मजबूर हो जाता है बिकॉज उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके बाजू में बैठा हुआ रहता है और उसको इलेक्ट्रॉन्स को छीनता रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, 3 प्रकार के कार्बोकटायन है, वैसे तो 4 प्रकार है, चलो। एक है आपका CH3, डायरेक्ट CH3 लगा देता हूं, यहां पे प्लस चार्ज, ठीक है। सो दिस कार्बोकटायन। अब अगर आप इस कार्बन को देखो तो वो 3 अलग अलग CH3 से अटैच है, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्शरी कार्बोकटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकटायन, सही है। फिर एक होगा बच्चों आपका, इसको मिटा देता हूं, एक होगा CH2, CH3 को मिटाया जाए, और यहां पे एक CH, और इसके ऊपर लग गया बच्चों कार्बोकटायन, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है इससे 2 कार्बन अटैच है, यहां पे 3 कार्बन अटैच थे, यहां पे सिर्फ 2 कार्बन अटैच है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन, या फिर आप 2 डिग्री कार्बोकटायन कह सकते हो, सही है। फिर एक होता है बच्चों आपका CH3, CH2 प्लस, सही है। अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देखो तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन या फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन। एंड द लास्ट वन इज CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज, ये मीथेन वाला है, ठीक है, ये मीथेन वाला कार्बोकटायन, सही बात है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है, अगर आपको इतना पता चल गया और उसका रीजन पता चल गया ना, तो SN1 रिएक्शन, मेरी बात मानो, बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या होगा, बात करते हैं बच्चों। चलो इसको तो भूल जाओ, ये तो कतई स्टेबल नहीं होगा।
इसकी बात करते हैं। अब देखो ये है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप को दे दिया। मान लो यहाँ पे एक एक्स लगा होगा, इसके साथ में मान लो यहाँ पर एक एक्स लगा होगा, जो क्या कर गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल गया। ठीक है, तो अगर ये एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पॉजिटिव के बाजू में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो। और जो CH3 होता है, जो मिथाइल ग्रुप होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, डोनेट करता है। तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये थोड़े से अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, जिससे ये कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबल होगा। तो भैया चलो ये तो थोड़ा सा स्टेबल है, पर अगर आप इसको देखो तो इसके पास 2 डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, मिट गया एक। अगर आप इसको देखो, इस कार्बोकैटायन को देखो, तो इसके पास 2 डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हो सकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बच्चों कि यहां पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहां पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर फेंकता है, डोनेट करता है, सही बात है। तो यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होगा, तो ये भी हल्का सा स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। पर अगर आप इसको देखो 3 डिग्री यानी आपके टर्शरी कार्बोकैटायन को देखो, तो यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप है। देख रहे हो, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ पुश करेंगे, आपके कार्बन की तरफ पुश करेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो कार्बोकैटायन होगा 3 डिग्री, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये स्टेबल होगा और उसके बाद ये स्टेबल होगा। सबसे लीस्ट स्टेबल ये है और सबसे मोस्ट स्टेबल ये है, सही है। तो 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। समझ में आई बात? तो ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। और ये स्टेबल क्यों है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया क्यों स्टेबल है भैया, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है ना। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये जो CH3 इसके बाजू बाजू में लगे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है और ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की किताब में आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, सो आई होप ये समझा होगा। अब आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं मेन। इसको मिटा दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, इफ यू वांट यू कैन टेक। हो गया, डन। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आखिरकार हमारा खेला SN1 रिएक्शन का। ठीक है, SN1 का मतलब क्या है, SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, SN1 मैकेनिज्म का। देखो S का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन। इस N का मतलब है, काम करो ऐसे रहने दो, इस N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और इस 1 का मतलब है बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर। हालांकि ये लाइन थोड़ी अच्छी अजीब है थोड़ी सी लाइन। ऐसा तो आप कह सकते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा भी कह सकते हो आप, चलेगा। पर आपकी बुक में जैसा दिया मैं वैसा बता रहा हूं। क्या कह रहा है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल की बातें हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यहां से हमको पता चल रहा है बच्चों कि यहां पर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जो इतने टाइम से हम लोग बात करते आ रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। किसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। लास्ट वाले लेक्चर में बताया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में, सही है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, सर्च करिएगा, देखिएगा, नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा बच्चों, सही बात है। एंड व्हाट इज दिस यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर क्या दिखाता है, यूनिमॉलिक्यूलर हमको ये बताता है बच्चों कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। समझ में आई बात मैंने क्या बोला,
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझ में आ गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसके बीच में होने वाली है, न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में होने वाली है, सही बात है। ये जो यूनिमोलिकुलर है ये हमको ये बता रहा है कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरडीएस कहते हैं, आरडीएस स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे मैकेनिज्म में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के, सही है। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना बच्चों, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, एक ही मॉलिक्यूल के पास ये जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करे। रेट डिटरमाइन करना समझते हो ना, मतलब एक रिएक्शन होने में कितना समय लग रहा है, समझ लो। जैसे एक रिएक्शन होने में मान लो 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो 10 सेकंड में से जो मेजॉरिटी वाला स्टेप होगा ना, वो किससे डिपेंड होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से। अगर इस मॉलिक्यूल में आप छेड़खानी करोगे, इस मॉलिक्यूल में अगर आप छेड़खानी करोगे तो रेट भी चेंज होगा। इस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रेट भी कम होगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये हमको समझ में आता है। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा कहाँ है कि जब आगे चल कर आप इसका रेट का फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा वहां पे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, बताऊंगा मैं क्या होगा रिएक्टेंट, और इसके ऊपर सिर्फ 1 लिखा रहता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहता है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रहता है। तो दिस 1 इट शोज दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो रहे हो ना आप लोग, ठीक है, तो ये सब केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, सही है। अब बात करते हैं आखिरकार SN1 रिएक्शन होता क्या है। आ जाओ डिटेल में बात करते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन होता क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे, SN1 रिएक्शन बच्चों हमेशा टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड में होगा, ठीक है। किसके अंदर होगा, हमेशा टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड में। अब इस हैलाइड की जगह आप कोई भी हैलाइड ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो। तो चलो मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, ब्रोमीन ले लेता हूं। तो सपोज, चलो अच्छा नहीं है ये, सपोज आई टॉक ब्रोमीन एंड दिस ब्रोमीन इज नॉट नॉर्मल ब्रोमीन, इससे हम लोग कहते हैं इट इज अ टर्शरी ब्रोमीन। तो दिस इज CH3 और टर्शरी क्यों ले रहा हूं आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ब्रोमीन है बच्चों, दिस इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज योर सबस्ट्रेट जिसके साथ रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट, समझ में आई बात, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा बच्चों आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया शायद, ये जो आपका SN1 रिएक्शन है ना, इसका एक और नाम है, इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कैसे, ये ब्रोमाइड की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सिर्फ मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिख दिया। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी इसका एक और नाम है, इसका आपके SN1 मैकेनिज्म का, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में SN1 की जगह ये पूछ दिया गया कि जो कि पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, समझ रहे हो, या फिर टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड, या फिर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए उस समय पे कि वहां पर SN1 रिएक्शन ही होगी। और ये दिमाग कब चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सही है। तो प्रैक्टिस करो जरा। तो क्या कह रही है आपकी बुक कि जब बच्चों आप टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, वाटर के साथ। अब वाटर के अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका H और एक आपका OH, एंड सबको पता है कि जो आपका OH है वही है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो मैं सिर्फ यहां पे OH लिख रहा हूं, OH इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है एंड योर ब्रोमीन इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसके ऊपर भी हल्का डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, होता क्या है, अच्छा यहाँ पे एक रिएजेंट भी यूज होगा, एक रिएजेंट है, दैट रिएजेंट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है, क्या करता है, इसकी बात हम लोग मैकेनिज्म में करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, क्या करता है, इसकी जो बातें हैं बच्चों वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं
क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, सिंपल सा है। यहां पर बच्चों आपका जो ये OH है ये सब्सटीट्यूट रिप्लेस कर देगा किसको, इस Br को, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका C, दिस इज योर H3, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा Cl, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका OH, ठीक है, क्योंकि ये OH कहां पे आ गया, इस Br की जगह, और यहां से आपका निकल जाएगा Br माइनस। समझ में ही बात। तो एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया और एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया और एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया। आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इस OH की जगह आप HOH लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो आप, HOH लिख दो। अब ये जो OH वाला मॉलिक्यूल है ये चला जाएगा Br के पास, और ये जो H वाला मॉलिक्यूल है ये सॉरी जो OH वाला मॉलिक्यूल है Br को रिप्लेस कर देगा, और जो H वाला मॉलिक्यूल है ये Br के साथ कहां चला जाएगा, HBr बना देगा, बाय प्रोडक्ट में HBr फॉर्म हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये वही है, ये जो OH है ये वाटर से ही आ रहा है, वही चीज है। तो ये आपका रिएक्शन है, दिस इज योर जनरल रिएक्शन, और यू कैन से SN1 रिएक्शन ऑफ योर, ठीक है, समझ में आई बात। ये आपका सॉल्वेंट है या फिर रिएजेंट कह सकते हो आप, दिस इज योर रिएजेंट, और ये जो बना है ये आपका प्रोडक्ट है। क्या नाम है इसका, दिस इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अच्छा, सिर्फ यही नाम नहीं आ सकता एग्जाम में, देखो एग्जामिनर जो है ना वो आपको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो इसका IUPAC नाम दे देगा, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है, जैसे 2 मिथाइल 1 2 3, तो क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ऐसा भी नाम दे सकता है। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस स्ट्रक्चर, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, समझ रहे हो। तो ऐसे भी रिएक्शंस आ सकते हैं। तो आपको सारे नेमिंग क्लियर होने चाहिए, आपको सारे नेमिंग पता होने चाहिए भैया, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे वो IUPAC हो। इसीलिए मैंने IUPAC कॉमन नेम के ऊपर 40 मिनट की वीडियो बनाई, ताकि आपको हर एक रिएक्शन के नीचे नाम लिखने आए, स्टेटमेंट लिखने आए, सही है। तो अब इसका स्टेटमेंट आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, ठीक है, बताओ जरा, इसका स्टेटमेंट आप बना लोगे ना। क्या स्टेटमेंट बनाओगे आप, द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो क्या है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आता है, वाटर से आता है। तो when the tertiary butyl bromide is react with your hydroxide ion in the presence of polar protic solvent, ये मैं पहले से बताते आ रहा हूं, ये जो लाइन है ये सब मैं पहले से ही समझाते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो when it react with, when your tertiary butyl bromide react with किसके साथ, your hydroxide ion, ठीक है, in the presence of polar protic solvent। अब ये polar protic solvent क्या करता है बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। then it gives tertiary butyl alcohol as a product and Br minus removed as a byproduct। समझ में आई बात। सो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, जब आप SN1 रिएक्शन एक्सप्लेन करोगे ना, तो उस समय पर आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है, जिन बच्चों को मैकेनिज्म नहीं पता उनको बता दो। मैकेनिज्म बच्चों रिएक्शन का डिटेल एनालिसिस होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि इंडिया की GDP इतनी इतनी है, तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया, पर वहीं में 20 मिनट का 25 मिनट का सिर्फ GDP के ऊपर वीडियो बना दूं तो वो डिटेल एनालिसिस हो गया कि भैया इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट में लोग इतना इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं, फिर यहां से GDP क्रॉस करके ऐसा बनाया गया, तो वो डिटेल एनालिसिस हो गया बच्चों, समझ रहे हो। रिएक्शन तो वही होगा पर डिटेल एनालिसिस कर देंगे हम लोग मैकेनिज्म में। उसी तरीके से ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है जो कि प्रोसीड कर रहा है, आपको लग रहा है कि भैया एक OH यहां जा रहा है, एक यहां से निकल रहा है, पर बातें इतनी सिंपल होती नहीं है मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से निकल गया और यहां पे आपको ये प्रोडक्ट बन गया, सही है। तो इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस, इसका थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिरकार ये जो रिएक्शन है ये हो कैसे रही है, सही है। तो आ जाओ बच्चों इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, आ जाओ का मैकेनिज्म थोड़ा समझें, हैं समझेंगे ना, चलो आ जाओ। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों वो 2 स्टेप में है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है कैसा है, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म, सेम लिख रहा हूं,
टू स्टेप मैकेनिज्म। कितने स्टेप का मैकेनिज्म है? 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। आपके बुक में स्टेप्स के नाम नहीं लिखे हुए, पर आपको लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिखना है। कुछ चीजें जैसे स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखवाई तो वो आपको लिखना है, मैंने बताई ना, तो आप उस टाइम पे आपको लिखना है वो स्टेटमेंट लाइन एग्जाम में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा SN1 पे तो। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्टेप नंबर वन है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन, स्पेलिंग गलत हो गई भैया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में बच्चों कार्बोकैटायन बनता है। अब देखो इसीलिए मैंने टर्शरी लिया था, इसीलिए मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर लिया था ताकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो। अगर मान लो मैंने प्राइमरी लेता तो प्राइमरी में SN1 रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबल ही होता, उसका कार्बोकैटायन ही स्टेबल ही नहीं होता। जैसे मैंने तुम लोगों को सिखाया ना अभी कुछ समय पहले कि किसका स्टेबल होता है किसका अनस्टेबल होता है। तो सबसे स्टेबल किसका होता है? 3 डिग्री, यानी आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन के अंदर ही SN1 रिएक्शन होगी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के अंदर भी SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। प्राइमरी के अंदर नहीं होती। अगर आप बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे लेके जाओगे, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे, ठीक है, वैसे एक्चुअल में कम टेम्परेचर पे होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बताऊंगा मैं। तो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर लगाओगे तो उस टाइम पे शायद प्राइमरी में हो जाए, बट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती रिएक्शन, सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कैसे होगा? सबसे पहले है हमारा बच्चों C, यहां पे आ गया आपका CH3, यहां पे आ गया आपका CH3, यहां पे आ गया आपका CH3 और यहां पे है आपका Br, सही है। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके अंदर में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो होगा क्या पता है? यहां से ये Br भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, ये जो Br भाई साहब है ये यहां से बाहर निकल जाएंगे और यहां पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बचा? ध्यान से सुनो, बताता हूं। ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, मानते हो कि नहीं? ये तो मानते हो ना। एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। तो जब ये भाई साहब बाहर जाते हैं, नाउ दिस भाई साहब, ये जो ब्रोमीन भाई साहब है हमारे, ये भाई साहब, ठीक है, ज्यादा हो गया, ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये बोलता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा रहना चाहता है, समझ रहे हो? तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसका था भी नहीं, फिर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाता है? ये बाहर निकल जाता है। तो जब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, दैट्स व्हाई Br नेगेटिव, ठीक है, दैट्स व्हाई Br नेगेटिव। अब जब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, नाउ दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो CH3 एंड इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिवली चार्ज। ये है बच्चों आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड इट इज स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल है और ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हमने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब आप लोग एक चीज सोचोगे, एक बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जब मैं स्टूडेंट था और मेरा टीचर मुझे जब पढ़ा रहा था तब मेरे दिमाग में ये चीज आई थी। क्या आई थी बच्चों? कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सही है। तो जब ये दोनों बाहर निकले, जब ये दोनों भैया बाहर निकले, तो क्या ये वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये ब्रोमीन बोलेगा भाई यार देख तू पॉजिटिव चार्ज है, मैं नेगेटिव चार्ज हूं, तो आया ना यार, क्यों अलग होना है, चलो साथ में ही रहते हैं। तो ये वापस इससे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर सकता है ना, सही है। और एक और डाउट है कि आखिरकार ये सी और Br दोनों नेगेटिव पॉजिटिव थे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, तो ये बॉन्ड टूटा ही क्यों? आखिरकार ये बॉन्ड टूटा तो टूटा ही क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ी तोड़ने की? ठीक है, इस बॉन्ड की टूटने की बच्चों जरूरत ही क्या पड़ी? ठीक है, तो ये क्यों होता है पता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से। ठीक है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? सॉल्वेंट की वजह से। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस सॉल्वेंट इज पोलार,
दिख रहा है? ध्यान से देखो, समझ में आएगा। दिस सॉल्वेंट इज पोलार। पोलार क्या होते हैं? जिनके पास दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जिनके पास भी पोल्स होते हैं ना, उनके पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो मुझे फिजिक्स इतनी नहीं आती पर थोड़ी बहुत आती है। तो फिजिक्स में एक चीज है, कहते हैं कि जो भी पोलार मॉलिक्यूल होता है उसके पास होता है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है? जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी बॉन्ड को, किसी पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। समझ लो? तो ये जो पोलार मॉलिक्यूल है ये कहां जाएगा? ये इस पोलार क्या करेगा? ये इसको ब्रेक करेगा, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। सही है? तो पहला डाउट तो समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में ब्रेक हो ही क्यों रहे हैं, ये बॉन्ड आखिरकार टूट ही क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पोलार सॉल्वेंट। पोलार क्या होता है? एक पोल रहेगा उसके पास, जैसे मान लो HOH है, तो मान लो आपका HOH है। HOH क्या है? वाटर। सही है? तो इधर पॉजिटिव, इधर सॉरी इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो पोल्स बन गया ना, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स बन गए। तो दिस इज द पोलार मॉलिक्यूल। सही है? तो पोलार मॉलिक्यूल्स के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सही है? जैसे अलग अलग पोलार मॉलिक्यूल्स होंगे अलग अलग उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। HOH बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर आप थोड़े नॉर्मल एसिड की तरफ आओगे, जैसे आपका एसिटिक एसिड, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। समझ रहे हो? ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ये क्या करवाते हैं? ब्रेक करवाते हैं इस कार्बन और Br बॉन्ड को। ये इस कार्बन और Br बॉन्ड को क्या करवाते हैं? ब्रेक करवाते हैं, जिसके वजह से ये दोनों अलग हो पाते हैं। सही है? अब दूसरा डाउट क्या है? दूसरा डाउट ये है कि क्या बच्चों ये Br वापस इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। ये भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वापस क्या कर सकता है? इसके साथ रिएक्ट होने की कोशिश कर सकता है। सही है? तो वहां पर आता है बच्चों हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब क्या? H+। प्रोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? H+। तो जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं ना बच्चों, जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं ना, इस Br को H+ घेर लेता है। कौन घेर लेता है? H+ घेर लेता है ऐसे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? जैसे मान लो दो दोस्त हैं, दो बहुत ही पक्के दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती को कोई तोड़वा ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर आप एक को झापड़ मारो तो दूसरा वाला आपको मारने आ जाएगा, अगर आप दूसरे को झापड़ मारो तो ये वाला पहला वाला आपको मारने आ जाएगा। अगर आपको किसी एक को मारना है, पकड़ के मारना है, वैसे मारना मत किसी को, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उन दोनों दोस्त को अलग करना पड़ेगा। ठीक है? क्या करना पड़ेगा? दोनों दोस्त को पहले अलग करना पड़ेगा। एक को कहीं दूसरी जगह लेके जाओ, उसको घेर लो या उसको आने ही मत दो, और फिर इसको मारो, फिर इसके साथ जो करना है करो। समझ लो? वैसे कुछ करना मत, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए था। सही है? तो कुछ इसी तरीके से हुआ बच्चों। ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज हुआ पता चला? ये पता चला SN2 रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। यहां पर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज ही इसलिए होता है ताकि हम इस Br को पकड़ सके, इस Br को ऐसे H लगा के हम लोग क्या कर सके? पकड़ सके, ताकि ये Br वापस इसके साथ रिएक्ट ना हो जाए। समझ में आई बात? ठीक है? एंड दिस इज, एक और चीज बताना भूल गया, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ में आई बात? ठीक है? दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने लगाना भूल गया था, पर कोई बात नहीं, भूलना मत आप लोग। ठीक है? एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ये जो स्टेप है ना, यही है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बाकी दूसरा स्टेप तो फटाक से हो जाएगा, समय किस में लगेगा? इसी में लगेगा। तो यही बताएगा हमें रेट क्या है। और अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखो तो कितना रिएक्टेंट है, कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही तो मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई दिस इज SN1। सॉरी, दैट्स व्हाई दिस इज SN1। समझ रहे हो? तो मैं क्या कह सकता हूं? चलो अभी मैकेनिज्म में फोकस करते हैं, बाद में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करेंगे। इतना हो गया मैकेनिज्म में, यहां पे समझ में आ गया। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1, जहां पे हम लोग ने क्या कर दिया? Br को अलग कर दिया और C को कार्बोकैटायन बना दिया। दिस इज अवर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके बच्चों, एक्सेंट देख रहे हो? अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप का नाम है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप में हम लोग ने क्या किया, कार्बोकैटायन बनाया। तो लेट्स ड्रॉ अवर कार्बोकैटायन CH3 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 और यहाँ पे है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज अवर कार्बोकैटायन प्लस। अब किसका रिएक्शन होगा, अब यहाँ पे आएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और अब ये आसानी से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि ब्रोमीन को पकड़ लिया गया है। तो अब इसके साथ जो हम कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आके किस पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 एंड यहाँ पे क्या आ गया आपका, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल। सही है, एंड दिस इज, ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, और ये फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, समझ में आई बात, ये आपका स्टेप बड़ा ही फास्ट है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर इसको बुक में अलग तरीके से लिखा गया, तो बुक में ना इसको कंडेंस फॉर्मूले में लिखा गया। कैसे पता है, कुछ इस तरीके से, सी फिर यहाँ पे आपका लिखा है CH3 और इसको थ्राइस कर दिया, थ्राइस। तो दोनों का मतलब सेम ही है, ये आपका ये वाला कार्बन है और CH3 को देखो, CH3 3 बार है तो CH3 को सिर्फ थ्राइस कर दिया। शॉर्ट में लिखने के लिए, कंडेंस में लिखने के लिए ये किया गया क्योंकि आपकी बुक को पेज बचाने थे ना, इसलिए उसने कुछ इस तरीके से रिएक्शन किया। ठीक है, पर हमारे पास, हमको कोई पेज वेज नहीं बचाने भैया, हमारे पास पूरा बोर्ड है, जितना स्लाइड चाहे उतना स्लाइड बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। सो इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म है, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप मैकेनिज्म में क्या हुआ, पहले स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, जहां पे हम लोग ने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये RDS स्टेप है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये बच्चों कि यह जो आपका पोलर कंपाउंड था, जिसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक की पावर होती है, वो क्या करता है, इन दोनों को तोड़ता है। जब ये टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके भाग जाएगा, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ब्रोमीन क्या बोलेगा कि भाई चल यार वापस से आ जाते, वापस से बॉन्ड बना लेते साथ में, तुम मैं नेगेटिव हूं, तू पॉजिटिव है, आपस में बॉन्ड बना लेते। सही है, ये बोलेगा देख यार मैं तो बना लूं, पर तेरे आसपास गुंडे खड़े हुए, कौन है ये, दीज आर द प्रोटिक, प्रोटिक मतलब H+, तो H+ ने क्या कर लिया, इसको घेर लिया है, जिसके वजह से ये वापस इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा, और हमने क्या बना दिया, हमारा कार्बोकैटायन बना दिया। सही है, अब नेक्स्ट क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसी कार्बन कैटायन में आपको क्या करना है, अपना न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, और यहां पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। बात समझ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्लो स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई टॉक अबाउट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था बच्चों कि ये है आपका SN1 रिएक्शन, और SN1 में इस 1 का मतलब ही होता है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है कि आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो कौन सा होगा, अभी मैंने आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिखाया, यही था हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें जो ये वाला रिएक्टेंट है, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेट, समझ रहे हो, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे रेट के लिए, पूरे रिएक्शन के। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। कौन से रिएक्टेंट की, CH3 राइस PR। सही है, सही बात है, सिर्फ एक ही आएगा। और अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो क्या लग जाता है, यहां पे लग जाएगा K एंड योर दिस CH3 राइस C। समझ में आई बात। तो दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है मतलब 1, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहता उसका मतलब क्या होता है 1। सही है तो ये 1 है, का मतलब दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है, अगर यहीं पे आप SN2 पढ़ते हैं तो SN2 में 2 मॉलिक्यूलर है, वहां पे 2 मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग में रहते हैं,
कौन कौन से? एक आपका ये RX और एक आपका रहता है OH, दोनों रहता है रेट डिटरमाइनिंग में। तो इसके ऊपर भी 1 लगा रहता है, इसके ऊपर भी 1 लगा रहता है, तो 1 + 1 हो जाता है वहां पे 2, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। पर आपका SN1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ में आई? दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, एक स्क्रीनशॉट फटाफट 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 फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। दिस इज स्टेप नंबर 2, लिखना है आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1, पोलर प्रोटिक सॉल्ट। बाकी सब मैंने समझा दिया। ये समझ में आया ना कि वापस BR क्यों इससे अटैच करता है? बिकॉज यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं? इस BR को घेर लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? चलो, नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है बच्चों? क्या कहती है कि जब आपका कार्बोकटायन बनता है, ठीक है, जब आपका कार्बोकटायन बनता है तो कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन, CH3 CH3 और CH3, सही बात है। और यहां पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो जब भी आपके 3 आपके जो कार्बन है, इस कार्बन से अगर 3 ही बॉन्ड अटैच है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? इसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है। इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनार, पढ़ा होगा ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनार, सही है। तो अगर मैं एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होगा वो? CH3 CH3 और CH3। या फिर इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे ऐसे और ऐसे रहता है, CH3 CH3 और आपका CH3, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बच्चों आपके एक प्लेन पे अरेंज रहता है, समझ रहे हो? ये कहाँ है? आपके एक प्लेन पे है, दिस इज प्लेनार स्ट्रक्चर। अब यहां से 2 चीजें जगह खाली है, 2 जगह खाली है, अटैक करना होगा तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 2 जगह खाली है। चाहे तो आपका न्यूक्लियोफाइल, चाहे तो आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, चाहे तो आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। जैसे मान लो ये आपका प्लेनार मॉलिक्यूल है, सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन तो नहीं है, सपोज ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक प्लेन है, सही है। अब इसी प्लेन पे 3 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, 3 मॉलिक्यूल है, सो इट इज प्लेनार स्ट्रक्चर। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, या तो वो फ्रंट साइड से मतलब ऊपर से अटैच कर सकता है, अटैक कर सकता है, या तो वो नीचे से अटैक कर सकता है, सही बात है ना। ये दोनों जगह से अटैच कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ब्रोमीन वोरमीन होता नहीं है। वैसे एक्चुअल में होता है ब्रोमीन, ठीक है, बट आपकी बुक में जो लिखा है मैं वही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है पता है? आगे चलो बताता हूं, ठीक है। तो आपका चाहे यहां से ब्रोमीन अटैच कर दे, चाहे यहां से ब्रोमीन अटैक कर दे, सही है। तो अगर ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट साइड अटैक, सही है। फ्रंट स्पेलिंग क्या है पता नहीं, देख लेना। फ्रंट साइड अटैक, और अगर नीचे से अटैक करेगा तो बैक साइड अटैक, समझ रहे हो? या तो फ्रंट साइड अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड अटैक कर सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपका CH जो आपका ये था BR था, वो इस साइड लगा हुआ था, फ्रंट साइड लगा हुआ था। सपोज करो, एक सेकेंड, ये इसको मिटा दूं क्या मैं? ये मेरे को बोर्ड चाहिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लिया ना आपने, ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, थोड़ा क्लियर बनाते। CH3 CH3 CH3। तो सपोज करो बच्चों, यहां से आपका क्या निकला है? BR निकला है। ऊपर के साइड से आपका कौन निकल गया? BR निकला, ठीक है। और अगर आपके OH ने इसी साइड से अटैच किया, अगर आपके OH ने इसी साइड से अटैच किया तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रंट साइड अटैक, सही है, फ्रंट साइड अटैक। और जहां से आपका BR निकला था वहीं पे आपका OH आके जुड़ गया, जहां से आपका BR निकला था वहीं पे आपका OH आके जुड़ गया, तो इसे हम लोग कहेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था
वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा, रिटेंड रहा। रिटेंशन मतलब सेम, रिटेंशन मतलब सेम। तो मतलब जहां पे आपका Br अटैच था वहीं पे आपका क्या आ गया, क्या अटैच हो गया, आपका OH अटैच हो गया। ठीक है, वहीं पे आपका क्या अटैच हो गया बच्चों, OH अटैच हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका क्या आ गया, लग गया बच्चों, OH लग गया। सही है। एक और पॉसिबिलिटी है, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, कि अगर मान लो बच्चों आपका OH पीछे से आके लग गया, बैक साइड अटैक किया इसने, क्या किया इसने, बैक साइड अटैक किया, तो अब स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। सही है, यहां पे रिटेंशन था, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन मतलब क्या, आपका जो प्रोडक्ट है वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, सी, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपका डेक्स्ट्रो होता है, ये आपका लिवो होता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है डेक्स्ट्रो लिवो। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपकी बुक कह रही है कि जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। तो अगर दोनों 50-50% है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये रेसमिक मिक्सचर है। कैन आई से बच्चों कि दिस इज रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर क्या था, रेसमिक मिक्सचर क्या था बच्चों, यही था ना रेसमिक मिक्सचर, कि आपका डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों इक्वी मोलार क्वांटिटी में हो। रेसमिक मिक्सचर नहीं पढ़ा तो मेरी सेकंड लास्ट वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, वहां पे मैंने बताया है। तो ये दोनों क्या है, रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में है, सेम अमाउंट में है, इक्वी मोलार है। ठीक है, ऐसा आपकी बुक कह रही है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आप रिएक्शन करोगे ना एक्चुअल में, तो ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी बुक कह रही है कि ये भी 50% मिलेगा, ये भी 50% मिलेगा, मतलब 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्जन होगा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है पता है, एक्चुअल में ये आपको 50% से कम मिलता है, रिटेंशन आपको कम मिलता है और इन्वर्जन आपको ज्यादा मिलता है। ज्यादा आपको कौन सा मिलता है, 50% से ज्यादा आपको इन्वर्जन मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो, जब मैंने क्या बोला कि यहां से आपका Br निकला, यहां से कौन निकला बच्चों, आपका Br निकला। ठीक है, तो Br निकल के एकदम दूर नहीं चले जाता, ये कहीं आसपास ही रहता है। जो Br है यहां से निकला है ना, ये एकदम दूर नहीं चले जाता, ये आसपास ही रहता है। तो जब इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो ये Br इसको भगा देता है, समझ, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाते हैं बच्चों। तो ज्यादा अटैच यहां पे नहीं हो पाता, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी Br प्रेजेंट होता है। Br को ये लोग दूर तो लेके जाना चाहते हैं, पर ये Br ज्यादा दूर जाता नहीं है, समझ लो। दैट्स वाई OH का ज्यादा अटैक इस साइड से नहीं हो पाता, ज्यादा अटैच वो इस साइड से करता है। तो ऑलमोस्ट 45 टू 48% आपका रिटेंशन होता है, पर ज्यादा 55% तक आपका ये होता है इन्वर्जन। ठीक है, 55% तक आपका इन्वर्जन होता है। पर आपकी बुक कह रही है रेसमिक मिक्सचर है, तो रेसमिक मिक्सचर है। एग्जाम में रेसमिक मिक्सचर लिखना है, रेसिमाइजेशन लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर बच्चों ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर SN1 रिएक्शन। अब दो चीजें और पढ़नी है हम लोग को पढ़ना है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस। ठीक है, SN2 का भी अलग से पढ़ाऊंगा। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसे अगर आप चेंज करोगे तो आपका SN रिएक्शन चेंज होगा। ठीक है, एक तो आपका फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एक अलग फैक्टर है। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आपके टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट से, अभी पढ़ा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट था। तो अगर आप रिएक्टेंट का रेट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। आपको पढ़ने हैं बच्चों दो फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन में। ठीक है, आपकी बुक में 3 दिए हुए मुझे पता है, पर जो न्यूक्लियोफिलिक वाला है वो SN1 में नहीं लागू होता। न्यूक्लियोफिलिक वाला जो बीच वाला है ना, वो आपके SN2 में लागू होता, तो उसको मैं SN2 के समय पढ़ाऊंगा। दो फैक्टर अफेक्टिंग है बच्चों, दो फैक्टर हैं जो आपके SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी सबस्ट्रेट, आ जाओ। सबसे पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या, आपका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो मैंने लिया था,
सही है। तो अगर इसका नेचर क्या, नेचर मतलब क्या, अगर ये 3rd डिग्री रहेगा तो सबसे ज्यादा SN1 होगा, अगर ये 2 डिग्री रहेगा तो थोड़ा कम SN1 होगा, अगर 1 डिग्री रहेगा तो SN1 होगा ही नहीं, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा, समझ रहे हो। और मिथाइल में तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा एक बात बताना भूल गया, सॉरी माफ करिएगा, SN1 रिएक्शन में एक बात बताना भूल गया, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहां लिख दूं नीचे, SN1 रिएक्शन, एक बात बतानी थी सर। These reactions are exothermic in nature, exothermic in nature, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होते हैं बच्चों ये एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट इवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हम लोग बहुत ही कम टेम्परेचर पे करते हैं, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये दो बातें थोड़ा अपने पॉइंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने क्वेश्चन अपने आंसर में। चलो आ जाओ बात करते हैं, क्या बात हो रही थी हमारी, हाँ। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मतलब क्या, कि अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और कम स्टेबल है, और आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो तो भैया कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाओगे, अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाओगे तो SN2 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, SN2 बढ़ेगा, SN2 विल इंक्रीज। SN2 अभी तक हम लोग ने पढ़ा नहीं है तो SN2 को अभी हम लोग छोड़ते हैं। अगर आप इस साइड से इस साइड जाओगे, यहां से इस तरफ मूव करोगे, तब आपका कौन बढ़ेगा, SN1 इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। तो SN1 में सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, सही है, 3 डिग्री होगा। 3rd डिग्री अगर वो होगा तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यही फॉर्म करेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का जो सबस्ट्रेट है वो आपका 3 डिग्री फॉलो करेगा, समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो गया, पहला फैक्टर अफेक्ट दैट SN1 रिएक्शन, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेंट पोलैरिटी, सही है। अब देखो SN2 में तो पोलर सॉल्वेंट हम लोग लेंगे नहीं, जब SN2 पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। SN1 की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो यहां पे पोलैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर नहीं होगा, तो मैंने तुम लोग बताया ना, सॉल्वेंट पोलर होता है तभी वो क्या कर पाता है, आपके Br को पकड़ पाता है, प्रोटिक होता है ना वो, और तभी वो क्या कर पाता है बच्चों, आपके जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक कर पाता है, समझ रहे हो। ये जो C और Br का जो डबल बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं ना, इनको ब्रेक करवाने के लिए कौन लगेगा, आपके सॉल्वेंट की पोलैरिटी लगेगी, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगेगा, इसका क्या लगेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगेगा, सही बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करोगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो आपका SN1 ज्यादा होगा। अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करोगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो SN1 कम होगा। ज्यादा किसका भैया, H2O, H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलमोस्ट 80 होता है, 80 ऑलमोस्ट 80 होता है, हाँ 80 होता है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका ऑलमोस्ट 5 होता है, शायद बहुत कम होता है, समझ रहे हो। तो जैसा आप सॉल्वेंट यूज करोगे, पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे, वैसा ही आपका क्या बढ़ेगा, SN1 रिएक्शन बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा पोलर, मोर पोलर, ऐसा लिख सकते हो आप, मोर पोलर सॉल्वेंट, मोर पोलर सॉल्वेंट, मोर SN1, मोर SN1 रिएक्शन। सिमिलरली लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस SN1 रिएक्शन, समझ रहे हो। ये है आपका फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपके SN1 को, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक इसमें अफेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफिलिक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, खाली आपका सॉल्वेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो SN2 में होगा दैट फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों आई होप ये जो बड़ा सा लेक्चर मैंने बनाया है
ये आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। इस SN1 रिएक्शन को मैंने जितना हो सकता है उतनी क्लियरली समझाया है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको SN1 रिएक्शन एकदम क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। तो जितनी जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उससे आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, लिखोगे, बुक में प्रैक्टिस करोगे, सही है। जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आप लिखोगे और ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, या तो SN1 या तो SN2, सही है। और ऐसे ही पूछ सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये भी SN1 ही है। टर्शरी ब्यूटाइल आ गया तो SN1, ठीक है। तो चलेगा बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग SN1 के लिए ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वहां पे हम लोग SN2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक लेक्चर और उसमें हम लोग लेसन को खत्म कर देंगे, ठीक है, चलेगा, सही है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना बच्चों, लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को, ठीक है। जितना हो सके उतना लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। हमारा जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, सही है बच्चों, चलेगा। सो मिलता हूँ आप लोगों से किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।